नमस्कार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हम पिछले कुछ वीडियो में बात कर रहे थे भारत में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय पहचान की। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है, यानी राष्ट्र किसे कहेंगे, राष्ट्र को किस तरह से परिभाषित किया गया था कि पहले तो सामान्य संस्कृति को भी राष्ट्र के एक अनिवार्य तत्व माना जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश राष्ट्रों में तरह तरह के लोग, तरह तरह के समूह, भाषा, जीवन शैली और धर्म एक जैसा नहीं है। इसलिए काफ़ी विविधता होने के कारण आज हम देखेंगे कि राष्ट्र के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र एक संगठित रूप से जो राजनीतिक प्रणाली है उसके रूप में विकसित हुआ है, और वो उस संगठन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, और चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। राष्ट्र निर्माण की बात करते हुए हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, पहले हमने देखा था कि उद्भव किस तरह से हुआ है, उद्भव के क्या कारण रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस तरह से हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व की हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीयता की भावना कम पाई जाती थी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न धर्मों, प्रजातियों और जातियों के लोग निवास करते हैं। साथ ही विविधताओं को देखते हुए भाषाएं भी अलग हैं और संस्कृतियां भी अलग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयता का उद्भव अंग्रेजी शासनकाल में पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ, और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ इसका विकास होना भी शुरू हुआ। भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के कारण भारत में जो राष्ट्रीयता की प्रक्रिया है वो अन्य देशों से भिन्न रही है। यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता के कुछ 4 प्रक्रम बताए हैं या 4 चरण बताए हैं। A.R. देसाई ने अपने अध्ययन के आधार पर रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म में वे बताते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयता का उद्भव और विकास हुआ उसके 4 चरण थे। प्रथम प्रक्रम हम बात करेंगे जो 1800 से लेकर 1855 तक ईस्वी तक हुआ। इसमें अंग्रेजी शासनकाल के कारण भारत में पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ, और जब विकास हुआ शिक्षा का तो इसमें सबसे अधिक मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग के रूप में विकसित होकर आया, और उसमें अंग्रेज़ों के संपर्क के कारण राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हुआ। साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धिजीवियों और अन्य भारतीय नेताओं द्वारा स्वतंत्रता और प्रजातंत्रीय अधिकारों की जो मांग की गई थी वह पश्चिमी संस्कृति का ही एक प्रभाव के रूप में उसे देखा जा सकता है। जैसे हम बात करें राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने धार्मिक सुधारकों ने इस प्रक्रम में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी चरण में हम देखते हैं कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया, क्योंकि यह विद्रोह किसी सैनिक विद्रोह से नहीं, विद्रोह से कहीं अधिक व्यापक और तीव्रता लिए हुए था। इस विद्रोह को जिस प्रकार से उसको दबाने की कोशिश करी या दमन करने की कोशिश करी, उससे भारतीय जनता में ब्रिटिश लोगों के प्रति अत्यधिक घृणा
उत्पन्न हुई तथा अपने देश के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीयता की भावनाओं का जागरण हुआ। ये था प्रथम प्रक्रम जो 1800-1855 के बीच में था। और द्वितीय प्रक्रम हम देखते हैं 1885 से 1905 के बीच में जो हुआ। इस प्रक्रम में बुद्धिजीवियों और एवं धर्म सुधारकों में असंतोष तथा उद्योगपतियों में अंग्रेजी आर्थिक नीति के प्रति अप्रसन्नता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय जनता को संगठित करने का और उनमें एक नवीन चेतना विकसित करने में उसने एक सहायता प्रदान करी। अनेक विद्वान जो भारत में राष्ट्रीयता के उद्भव को कांग्रेस के इतिहास से जोड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के पश्चात ही राष्ट्रीयता का विकास बहुत ही तीव्रता से बढ़ा और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में सदैव एक केंद्र का कार्य किया। इस प्रक्रम को या इस चरण को उदारवादी राष्ट्रीयता का काल भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं तृतीय प्रक्रम या जो 1905 से लेके 1918 तक चला। इस प्रक्रम में यानी सबसे ज़्यादा ये प्रक्रम जो हुआ उसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन की अव्यावहारिक नीतियों के कारण भारतीय जनता में असंतोष और अधिक तीव्रता से बढ़ा। स्वतंत्रता एवं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अनेक नए संगठनों का उदय हुआ। साथ ही तोड़फोड़ की नीति, अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के कारण इस चरण को उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल भी कहा जा सकता है। इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा 1909 में मिंटो मॉर्ले ने सभी संप्रदायों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया। इस चरण में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्र में पाकिस्तान बनने की नींव जो रखी गई वो इसी चरण में रखी गई। इसी समय प्राकृतिक प्रकोप हम देखते हैं कि 1876 से 1900 के बीच भारत में 18 बार अकाल पड़ा तथा आर्थिक असंतोष, अंग्रेजों का अहंकारी व्यवहार, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और जो लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थी, विशेषकर फूट डालो और राज करो के कारण ही 1905 में बंगाल की विभाजन जैसे विविध कारणों से इस प्रक्रम में राष्ट्रीयता आंदोलन में उग्रता आना एक बहुत ही स्वाभाविक कारण था। फिर हम देखते हैं चतुर्थ प्रक्रम। इस प्रक्रम को राष्ट्रीयता का गांधी युग कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी के प्रयासों के कारण ही इस युग में राष्ट्रीयता ने, जो कि पहले उद्योगपतियों, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवियों और मुसलमानों के उच्च वर्ग तक सीमित थी, अब जनसमूह के साथ आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। इस चरण में 3 अहिंसक आंदोलन का संचालन किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला, साथ ही सबसे बड़ा जो हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ। 1927 में जब साइमन कमीशन के विरोध के कारण भी राष्ट्रीयता को विकसित करने का प्रयासों में प्रोत्साहन मिला।
भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आसफ अली ने शासकीय दमन के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई। साथ ही इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना की भी स्थापना करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान करी। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना की गई और दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। बेंडिक्स कहते हैं अपनी पुस्तक नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप में, स्टडीज़ ऑफ आवर चेंजिंग ऑर्डर में, कि स्वतंत्रता पश्चात के भारत में राष्ट्रीयता का विकास एवं राष्ट्र निर्माण के कार्य को बड़ी ही सूझबूझ तथा दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा शुरू किया गया, जिसमें संवैधानिक अधिकारों, पंचवर्षीय योजनाओं, चुनावों, साथ ही मताधिकार, संचार एवं आवागमन के साधनों में जो वृद्धि और शिक्षा के विस्तार ने इसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता के विकास में कुछ अन्य कारणों ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम एक हम कहेंगे कि एक नींव का पत्थर था। उसके पश्चात अंग्रेजी शासन में राजनीतिक एकीकरण की स्थापना, धार्मिक अभियान एवं पुनर्जागरण आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा, भारत का गौरवमय लंबा इतिहास और साथ ही भारतीय समाचार पत्रों एवं स्थानीय साहित्य जो देशी भाषा में आता था, उसका भी विकास हुआ, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के प्रति लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें पता चलने लगा कि किस तरह से अंग्रेजी शासनकाल में उनके प्रति अन्याय हो रहा है। शिक्षित भारतीयों में असंतोष, अंग्रेज़ों की प्रजातीय भेदभाव की नीति, आवागमन एवं संचार साधनों का विकास हुआ, विदेशी सुधार आंदोलन का लाभ हुआ, साथ ही अंग्रेजी शासकों की दमनात्मक नीतियाँ एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया। साथ ही जो लॉर्ड कर्जन की नीति थी, फूट डालो और राज करो नीति पर, और उसके साथ ही हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उसने एक नया रूप दिया इस राष्ट्रीयता की भावना के विकास में। और उसके पश्चात महात्मा गांधी द्वारा जो संचालित अहिंसक आंदोलन जो हुए, उनके द्वारा भी राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस तरह से हुआ, किन चरणों में हुआ और किन किन चरणों में किस तरह से विकास की नींव डली। धन्यवाद।